Hello students, today we are going to start the first chapter sets of class 11th mathematics. This is part 1. In this video lesson, we shall learn what are sets and how do we represent them. सेट क्या होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं. आपने जो है सुना होगा और हम अक्सर कहते भी हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो कलेक्शन है उनकी बात हम करते हैं, जैसे ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्रिकेट टीम. इस तरह से स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, पीपल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से हम जो है बात करते हैं. तो ये जो इस तरह का जो कलेक्शन है ये पर्टिकुलर टाइप का कलेक्शन होता है. मैथमेटिक्स में भी हम जो है अलग अलग तरह के कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, और समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन प्राइम नंबर्स. अभाज्य संख्याओं का जो संग्रह है उसकी बात करते हैं, कभी हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह की बात करते हैं, कभी हम होल नंबर्स के कलेक्शन की बात करते हैं. तो मैथमेटिक्स में भी हम कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलेक्शन की बात करते हैं. तो ये जो कलेक्शन होता है यही वास्तव में जो है टेक्निकली इसको हम सेट कर देते हैं. जो कलेक्शन है, कलेक्शन मस्ट बी ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड. एक पर्टिकुलर प्रकार का जो कलेक्शन होता है, एक विशेष प्रकार का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उसे हम सेट यानी कि समुच्चय कह देते हैं. कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम इंटरेस्टेड हैं इस कलेक्शन में ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. 10 से छोटी जो भी विषम प्राकृत संख्याएं हैं, तो जो भी 10 से छोटी है ऐसे जितने भी विषम यानी ओड नेचुरल नंबर्स है उनका जो कलेक्शन है, अगर इफ वी आर फोकसिंग ऑन सच टाइप ऑफ कलेक्शन, देन दिस कलेक्शन विल हैव 1, 3, 5, 7, 9. These numbers will be in this particular collection. इसी तरह से एक कलेक्शन ये भी हो सकता है द रिवर्स ऑफ इंडिया. अब इसमें जो रिवर्स का कलेक्शन है वो कलेक्शन पर्टिकुलर प्रकार का हो गया है, एक विशेष प्रकार का हो गया है, क्योंकि इस कलेक्शन में केवल वही नदियां शामिल होगी जो भारत की है, और भारत के बाहर की जो नदियां हैं वो इस कलेक्शन में नहीं आने वाली है. तो ये पर्टिकुलर कलेक्शन हो गया है. इसी तरह द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स है उनका कलेक्शन, जैसे यहाँ ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन भी एक विशेष प्रकार का हो गया, क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेना है और वो भी केवल वॉवेल्स रखने हैं. तो वॉवेल्स ये 5 प्रकार के वॉवेल्स हैं, तो इन सब का कलेक्शन ये भी एक पर्टिकुलर कलेक्शन हो गया है. तो इस तरह के जो पर्टिकुलर कलेक्शन है उसको हम सेट कहते हैं. इसी तरह से वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन ट्राइंगल्स which can be constructed in a particular plane. तो वो जो different types of triangles we can construct on a triangles on a plane, then such collection is also a particular kind of collection, because this collection will have only 3-sided figures which are triangles. तो ये particular type of collection हो गया. तो ये भी एक particular type का collection है, तो इसको भी हम set कहते हैं. Prime factors of 210 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स है, यानी इन सब के जो अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं 210 के, उन सब का कलेक्शन यदि हम करते हैं, जैसे 2, 3, 5 एंड 7, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंडन करने पर जो संख्याएं आएगी वो है 2, 3, 5 और 7. तो 2, 3, 5 एंड 7 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210. सो वी मे बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210. तो दिस पर्टिकुलर कलेक्शन इज ऑल्सो ए सेट. कभी कभी हम इस तरह से भी हो सकता है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस का कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं वो दो होते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं. तो यहाँ इसके 2 सॉल्यूशन है, 2 और 3. तो इन 2 और 3 का कलेक्शन, तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलेक्शन हो गया. तो इस तरह के जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलेक्शन है इसको हम सेट कहते हैं.
तो सेट की डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ आप देखिए इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो वेल डिफाइंड, दूसरा कलेक्शन। तो कलेक्शन वर्ड तो आप जानते ही हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है उनको एक जगह अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम एक तरह से सेट कह देंगे, लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन किसको कहेंगे, सेट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा इसमें, इस वाले केस में हमने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, इस वाले केस में ट्राइंगल्स है, इस वाले केस में 210 के जो प्राइम फैक्टर्स है यानी 2, 3, 5, 7 ये सब ऑब्जेक्ट्स है, और इसके जो सॉल्यूशन है यानी 2 और 3 ये ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। और इस वाले कलेक्शन में जो है 10 से लेस देन जो नंबर है और नेचुरल नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया में जो डिफरेंट रिवर्स है ऑफ इंडिया दे आर दी ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से यहाँ पर देखें आप इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स हैं AEIOU दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हम कर रहे हैं, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड इस सेंस में कि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं। जैसे मैंने बोल दिया द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस कलेक्शन में हमें इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स है केवल उन्हीं को हमें शामिल करना है। तो हमें पता होता है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में होगा, कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ जो है AEIOU ये 5 एलिमेंट ही होंगे, यानी स्पष्ट तौर पर हम ये बता सकते हैं कि वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी इन द कलेक्शन और नॉट। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम उस कलेक्शन में रखें या ना रखें, ये डिसाइड करना यदि संभव हो जाता है तब हम कहते हैं कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वी आर इन ए पोजिशन टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन द कलेक्शन और नॉट। यदि ऐसा संभव है तब हम कहेंगे कि वो कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो सेट क्या है, कलेक्शन ही है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ये ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कभी ये ऑड नेचुरल नंबर्स हुए, कभी ये रिवर्स ऑफ इंडिया हुए, कभी ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हुए, कभी ये स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास हुए। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम सेट कर देंगे, बशर्ते कि वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब वी आर इन ए पोजिशन टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी इन अ पर्टिकुलर कलेक्शन और नॉट। यदि हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है या नहीं है, तब उसे हम कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड है। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। यानी हम इस स्थिति में होते हैं कि हम बिल्कुल निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर कलेक्शन में है या नहीं है। यदि हम ऐसी स्थिति में हैं, निश्चय करने की स्थिति में हैं, तो उस कलेक्शन को हम सेट कर देंगे। तो सेट एक कलेक्शन ही है, लेकिन वो वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गिवन कलेक्शन के अंदर है या नहीं है। अब सेट्स के कुछ एग्जांपल्स देखिए, आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। जैसे ये नंबर से आप परिचित हो और सेट नोटेशन से पहली बार आप रूबरू हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए कैपिटल N यहाँ जो है हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। और कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो डेफिनेटली इसमें कौन कौन से नंबर्स होंगे हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे इस कलेक्शन में कौन से होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा एंड सो ऑन। तो ये सारा जो है ये सारे नंबर्स इस कलेक्शन में होंगे। तो इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स है दे आर दी नेचुरल नंबर्स। ये 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कलेक्शन। और दिस कलेक्शन इज स्पेशल। और इस कलेक्शन में जो है हम ये बता पा रहे हैं कि इस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये हम संभव है बताना, क्योंकि ये यहाँ लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सो दिस कलेक्शन विल हैव ओनली नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो है ये, तो इसको हम सेट कर देंगे और इस सेट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी पूर्णांक है, उन सब का जो समुच्चय है यानी संग्रह है, तो उस संग्रह को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस कैपिटल Z में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हम लिख सकते हैं। इसमें होंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर जो नेगेटिव नंबर्स है वो भी होंगे, -1, -2,
-3 अप टू इन्फिनिटी, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक, इधर भी प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे जो नंबर है उन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और जीरो भी है। तो ये सब जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी सभी इंटीजर्स का कलेक्शन, उसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, जितने भी नंबर जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं, यानी जितने भी हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं वो सारे के सारे इस कलेक्शन में आ रहे हैं। तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी नंबर है जिनसे हम परिचित हैं, रेशनल, इरेशनल, वो सारे नंबर जो है वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो उन सभी रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक कलेक्शन है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली रियल नंबर्स। तो इसको हम सेट आर कहेंगे, कैपिटल आर कहेंगे। इसी तरह से जो जेड प्लस है वो केवल जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके कलेक्शन को हम जेड प्लस कहेंगे। इसी तरह जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है उसके कलेक्शन को हम क्यू प्लस कह देंगे, और जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है उसके कलेक्शन को हम आर प्लस कर देते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स के सेट्स के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं सेट के। अब इसमें सेट के मामले में कुछ बातें हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये कि एक तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स शब्द काम में लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये जो कोई भी कलेक्शन हमारे पास, जैसे ये कलेक्शन है तो इस कलेक्शन में ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कलेक्शन और सेट। इस पर्टिकुलर सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ कोमा सेपरेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब जो लिखे हुए हैं उनको ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। और इन ऑब्जेक्ट्स के लिए दूसरा जो शब्द हम काम में लेते हैं, दूसरा जो शब्द काम में लेते हैं वो एलिमेंट्स। तो नॉर्मली हम एलिमेंट्स शब्द को बहुत ज़्यादा काम में लेंगे, यानी ये जो एलिमेंट शब्द है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इसके अलावा मेंबर्स भी कर देते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हम मेंबर्स भी कर देते हैं। तो ये जो है सिनोनिमस टर्म्स है, यानी हम कभी कभी जो है यहाँ फिर से देख लीजिए, ये जो है इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहेंगे, इनको हम एलिमेंट्स भी कह देंगे, इनको हम मेंबर्स भी कह देंगे कि दीज आर दी मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन कैपिटल एन, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस कलेक्शन एन, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस कलेक्शन एन। तो नॉर्मली मैं जो है वो एलिमेंट्स कहता हूँ, ये सब जो है दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ दिस कलेक्शन। तो लेकिन ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स कुछ भी कह दीजिए, ऑल आर सिनोनिमस टर्म्स, सब एक जैसी टर्म है। सेट्स को हम यूजुअली जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये कलेक्शन था, ये कलेक्शन एक सेट है, इस सेट को हमने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है तो कैपिटल लेटर हुआ। इसी तरह से ये जो कलेक्शन है इसको भी हमने कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया तो ये भी एक कलेक्शन है। तो नॉर्मली जितने भी सेट होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये कैपिटल क्यू है, कैपिटल आर है, तो दीज आर दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, जैसे जेड प्लस, क्यू प्लस, आर प्लस, ऑल आर कैपिटल लेटर्स। तो जो सेट्स है उनको यूजुअली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। यहाँ मैं यूजुअली शब्द काम में लूंगा। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड, क्योंकि हो सकता है कि इसमें हम कैपिटल लेटर भी काम में ले लें, वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली हम क्या करेंगे कि जो स्मॉल लेटर्स से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। यहाँ तो हमारे पास पहले से नंबर ही है, लेकिन अगर किसी कलेक्शन में कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर से हम जो है सेट के जो एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स है या मेंबर्स कह दीजिए, ये जो होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा हमारा। अब इसमें हम जो है थोड़ा सा कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कलेक्शन लेता हूँ और कलेक्शन कर देता हूँ कि कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इस कलेक्शन में मैं ये लिख देता हूँ ए ई आई ओ यू। ये मैंने कलेक्शन लिया है। तो इस कलेक्शन में जो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, ये ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स है। तो ये 5 एलिमेंट्स हो गए हैं। तो इस कलेक्शन में हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, इन एलिमेंट्स को हमने कॉमा सेपरेटेड इस तरह से लिखा है, कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखा है। फिर इनको जो है एक ये ब्रेसेस में हमने बंद किया है, जो मिडिल ब्रैकेट है
या कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट में हम जो है इनको सभी एलिमेंट्स को हम लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और इस सेट को जो है हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल लेटर एक्स जो है, दिस कैपिटल लेटर एक्स इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर कलेक्शन और सेट विच कंटेन 5 एलिमेंट्स AEIOU, ये 5 एलिमेंट्स कह दीजिए, 5 मेंबर्स कह दीजिए, 5 ऑब्जेक्ट कह दीजिए। तो ये 5 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर कलेक्शन। अब जो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके 2 मेथड है। एक तो होता है कि हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रोस्टर फॉर्म है, ये जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या है। ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये जो रोस्टर फॉर्म है ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स किसी कलेक्शन में होते हैं उन सब को हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं। तो एक तरह से ये लिस्ट फॉर्म है, लिस्ट बनाकर हम रख देते हैं। और वो जो लिस्ट होती है वो हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन नंबर्स लेस देन 8। तो इस कलेक्शन में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 1 आएगा डेफिनेटली, क्योंकि 8 से जो छोटी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उन सबका समुच्चय यानी उन सबका कलेक्शन हमें करना है। तो 8 से छोटी जो प्राकृत संख्या है या जो नेचुरल नंबर्स है वो कौन कौन सी हुई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो इन सबको हम ऐसे लिख देंगे। ये लिस्टिंग फॉर्म हो गई, लिस्ट फॉर्म हो गई, टेबुलर फॉर्म में मैंने लिख दिया है। जितने भी इसके एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ कोमा लगाकर लिख देंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद इसको कोई ना कोई नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए इसको दे दिया सेट ए, तो दिस सेट ए कंटेनिंग 7 एलिमेंट्स। तो सारे के सारे 7 एलिमेंट्स को हम लिख दिया है हमने कोमा लगाकर और उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म है। तो टेबुलर फॉर्म में तो हम ऐसा करते हैं। और दूसरा है हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो है वह है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को भी हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में अब इसी के एग्जांपल को ले लेते हैं। हमारे पास यहां जो लिखा था, हमने लिखा था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। तो 8 से छोटी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उन सब का कलेक्शन हमने इस तरह से कर लिया। तो वो हो गया कि जितने भी नंबर है उन सबको हमने लिख दिया, ऑल पॉसिबल नंबर्स आर देयर इन दिस कलेक्शन। और उस कलेक्शन में हमने किसी को नहीं छोड़ा, सबको लिख दिया है। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाकर उसको कोई नाम दे दिया है। तो इस तरह से लिखते हैं तो ये टेबुलर फॉर्म हुई। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो नाम से स्पष्ट है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कुछ इस तरह का तरीका हम लिखेंगे जिसके बेसिस पर हम उस पूरे सेट को बिल्डअप किया कर सकते हैं, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो उनको हम जनरेट भी कर सकते हैं। तो ये जो बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि कुछ तरीका हम बता देंगे जिसके बेसिस पर वो सारे नंबर जनरेट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस वही कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये लिखना है। तो लेस देन 10, तो यहां पर अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें लेस देन 8 लिया था, यहाँ लेस देन 10 लिख दिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस कलेक्शन को लेटर सपोज हम बी से डिनोट कर देते हैं। तो लिखने का तरीका ये रहेगा, x such that x is a natural number, x is a natural number less than 10। इस तरह से लिखेंगे कि दिस कलेक्शन इज हैविंग ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। मतलब इस कलेक्शन में वो सारे x हैं, ऐसे सारे जो x हैं वो है जो कि एक नेचुरल नंबर है और वो 10 से छोटा है। 10 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है मान लीजिए, उसको मैं x कह रहा हूँ। ऐसे जितने भी x है वो इस कलेक्शन में आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम जब भी लिखते हैं, सपोज सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं और कोई कलेक्शन है और उस कलेक्शन को नाम दे दिया, सपोज x दे दिया,
और उस कलेक्शन में हम कैसे लिखेंगे, एक्स हैज ए कॉमन प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी इसमें होगी और वो जो प्रॉपर्टी जिसमें भी होगी वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस कलेक्शन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई कि जो नेचुरल नंबर है x के बारे में हमने बता दिया कि x की विशेषता हमने बता दी कि x एक नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर है, ऐसा हमने बता दिया x के बारे में। तो ये जो गुण ये जो प्रॉपर्टी, ये जो गुण है, ये जो गुणधर्म जिस भी x के अंदर होता है, ऐसे सारे x हम इसमें लिख देंगे तो वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो यहाँ हमने जो एक पर्टिकुलर इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हमने लिखा नहीं है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं उन सब की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उस कॉमन प्रॉपर्टी की चर्चा हमने यहाँ कर ली, यानी उसके बारे में हमने यहाँ लिख दिया। तो इससे भी हम जो है इसको हम बिल्डअप कर सकते हैं बाद में अगर जरूरत पड़े तो ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह का होता है। अब यहाँ एक चीज़ और सीख लेते हैं थोड़ी, कि जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में ये डिफरेंट एलिमेंट्स को हम यहाँ लिखते हैं। अब इसका एक तरीका होता है, कुछ अलग से नोटेशन और हैं, वो भी आप समझ लीजिए। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो 1 है, दिस 1, ये एक एलिमेंट है। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 जो है इस ए का एक सेट ए का एक एलिमेंट है। लेकिन इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। इसको जो टेक्निकली हम इस तरह से बोलेंगे कि एक जो है वो ए से बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू ए। और इसको भी हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है, ये सिंबल बड़ा काम का है। इसकी मदद से हम जो है किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत शॉर्ट में लिख पाते हैं। तो ये जो 1 बिलोंग्स टू ए, ये इंडिकेट करता है कि 1 जो है वो इस सेट ए का कोई ना कोई एलिमेंट है। अगर मान लीजिए कि 1 इस सेट ए का कोई एलिमेंट है तो हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। और बिलोंग्स टू जो लिखा है उसको हम बहुत ही शॉर्ट में जो है इतना सा लिख देते हैं, ये सिंबल लगा देते हैं, तो 1 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली मैं और बाकी दूसरे जो एलिमेंट्स उनके लिए भी कह सकता हूँ कि 2 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से 3 बिलोंग्स टू ए। इस पर्टिकुलर जो नोटेशन है यहाँ आप देख रहे हैं इस कलेक्शन में, तो उसके बेसिस पर 3 भी बिलोंग्स टू ए है, 4 भी बिलोंग्स टू ए है, 5 भी बिलोंग्स टू ए है, 6 भी बिलोंग्स टू ए है, 7 भी बिलोंग्स टू ए है। लेकिन 8 के बारे में हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि 8 जो है वो इसके अंदर नहीं है। 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 8 जो है वो सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं है, तो बोलेंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये नोटेशन भी हम काम में लेंगे और ये बड़ा काम का नोटेशन है। ये वाला नोटेशन जो है बहुत ही काम का है, ये वाला डज नॉट बिलोंग टू, इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो ये जो है 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरह से हम बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्क्वायर रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू ए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाफ डज नॉट बिलोंग टू ए। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि 100 डज नॉट बिलोंग टू ए। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे इंडिया कोई मान लो वर्ड है, मैं कह सकता हूँ कि दिस डज नॉट बिलोंग टू ए। ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज नॉट इन दिस कलेक्शन। तो बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग और एक बिलोंग, ये दो शब्द हमें अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। बिलोंग्स टू तब काम में लेंगे जब लेफ्ट की तरफ जो लिखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो राइट की तरफ जो सेट है उसका होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, तब बोलेंगे बिलोंग्स टू। और यदि डज नॉट बिलोंग टू का मतलब हुआ कि वो जो डज नॉट बिलोंग का सिंबल है उसके पहले जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस सिंबल के राइट साइड में जो सेट है उसका एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है, तब हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू हमारे पास ये दो शब्द है जिनको हम समझ सकते हैं। ऐसे ही एक और कलेक्शन देखिए, सपोज मेरे पास एक कलेक्शन है और वो है जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है उनका कलेक्शन है। तो यदि मैं बोलता हूं कि A बिलोंग्स टू Y तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि A इसका एलिमेंट है। लेकिन मैं बोलूं कि B बिलोंग्स टू Y तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि B इस कलेक्शन के अंदर नहीं है, तो B डज नॉट बिलोंग टू Y कहना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे A बिलोंग्स टू Y एंड B डज नॉट बिलोंग टू Y। इसी तरह से मैं कहूँ कि 1 बिलोंग्स टू Y, सही है क्या, हम कहेंगे गलत हो गया, इसलिए इसको बोलना पड़ेगा 1 डज नॉट बिलोंग टू Y। Y जो है Y में 1 नहीं है तो बोलेंगे 1 डज नॉट बिलोंग टू Y। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू ये दो शब्द हमें अच्छी तरह से समझ लेने हैं। अब ये जो चीज लिखी है इस चीज को अगर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू की टर्म्स में लिखना चाहें तो बहुत ही शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। और वो हम किस तरह से लिखेंगे, वो हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए
जैसे मान लीजिए कि जो बी है, इस बी के बारे में हम कैसे लिखेंगे, और अब जो हमारे पास शॉर्ट नोटेशन है उसकी मदद से हम लिख पाएंगे x इज ए नेचुरल नंबर है, तो बोलेंगे कि जो x है वो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है उसमें है, तो x बिलोंग्स टू n बोलेंगे हम कि x जो है वो बिलोंग्स टू n है, क्योंकि x नेचुरल नंबर है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो गया ये, x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट हो गया, यानी उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ही कोई ना कोई एक नंबर है ये। तो कितना आसान हो गया, x इज ए नेचुरल नंबर न बोलकर हम लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू n, और फिर कॉमा लगा देते हैं। ये आगे लिखा हुआ है कि इट इज लेस देन 10, तो इसको लिखेंगे कि x इज लेस देन 10। तो ये बहुत ही जो मैथमेटिकल जो सिंबल है उनको काम में लेकर इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा हूँ x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब x एक नेचुरल नंबर है और x जो है 10 से छोटा है, तो x ऐसा नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है। ऐसे सारे जो नंबर्स है उनका कलेक्शन यहाँ हो रहा है। तो ये जो तरीका है लिखने का, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यदि मैं इस कलेक्शन को लिखना चाहूँ जो अभी हमने ऊपर चर्चा करी, उस कलेक्शन को यदि मैं लिखता हूँ तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कलेक्शन था और ये कलेक्शन था जो वॉवेल्स है उसका कलेक्शन AEIOU। इसको यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, y तो कलेक्शन है, इसको लिखूंगा x सच दैट x इज अ वॉवेल, x एक वॉवेल है, और ये लिखेंगे, और वॉवेल किसका है ये बताना पड़ेगा कि ये इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है, इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका वॉवेल है। और यहाँ हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, इज लगाया है, यानी ये जो x है एक पर्टिकुलर सिंगल नंबर है, सिंगल ऑब्जेक्ट है विच इज एन एलिमेंट ऑफ y, और वो y में जो ये एलिमेंट x है वो किस तरह का है, उसको हम ये किस तरह का है उसकी प्रॉपर्टी हमने यहाँ बताई है कि x एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो ऐसे जितने भी x है उन सब का यदि हम कलेक्शन कर लेते हैं तो दैट विल रिप्रेजेंट कैपिटल Y। तो कैपिटल Y को हम लिखने का जो दो तरीके हैं, एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया है जिसमें हम जो है इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया है, रोस्टर फॉर्म हो गया है, तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया पहला वाला। तो और जो सेकंड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो है वो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेकंड वाला जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो एक ही सेट को जो है हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उसी सेट कलेक्शन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख दें। तो रोस्टर फॉर्म में हम सब कुछ लिख देते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम केवल उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब हमें ये लगता है कि सेट बिल्डर फॉर्म इतना उपयोगी नहीं है, रोस्टर फॉर्म ठीक है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें है या नहीं है। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करिए, इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करिए कि जो इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स है वो कौन कौन सी है, उन सबको आप रिप्रेजेंट करिए। तो अब इसमें हमें परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जो रिवर्स है इंडिया में जितनी भी रिवर्स है उन सबको यदि मैं इकट्ठा करने लगूँ, यहाँ लिस्ट आउट करना चाहूँ, जैसे यहाँ मैंने वॉवेल्स 5 थे तो उनको लिस्ट आउट किया, ऐसे ही जितनी भी रिवर्स है इंडिया में उन सभी को मैं यहाँ पर लिखता जाऊँ, गंगा लिख दिया, फिर यमुना, और फिर कुछ और नदी, फिर कुछ और, तो जितने भी रिवर्स है उन सबको मैं लिखता जाऊँगा। तो हो सकता है कोई ना कोई रिवर इसमें छूट जाए। दूसरा, इस कलेक्शन में इसको बनाने में भी हमें काफ़ी समय लगेगा। तो ऐसे जो कलेक्शन है उसको हम नॉर्मली सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ जो है इसको यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, हम सिंपली लिख देंगे x सच दैट x इज अ रिवर ऑफ इंडिया, x इज अ रिवर ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स x इसके अंदर है, जिस x की क्या प्रॉपर्टी है कि वो जो x है वो रिवर है, इंडिया की एक रिवर है। तो इंडिया की जितनी भी, अब इसको हमने सिंगुलर फॉर्म में लिखा है कि x इज अ रिवर ऑफ इंडिया। तो ऐसे जितने भी x हैं, तो सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, इट इज द सेट ऑफ ऑल x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये जो बोलेंगे इसको बोलेंगे सच दैट। तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ रिवर ऑफ इंडिया। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं तो इसके बेसिस पर हम ये बता पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर रिवर जो है वो इस कलेक्शन में होगी या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जो नील है,
नील नदी, नील रिवर है, तो क्या ये नील रिवर जो है वो इस कलेक्शन में है? तो हम बोलेंगे कि दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस कलेक्शन। मान लो इस कलेक्शन को हम नाम दे देते हैं और ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को मैं कह देता हूं, सपोज दिस कलेक्शन ई है, तो मैं कहूंगा कि जो नील नदी है, नील रिवर है, दिस डज नॉट बिलोंग टू ई। और यदि मैं कहूं कि गंगा, तो मैं कहूंगा कि दिस रिवर इज बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन ई, इस कलेक्शन से बिलोंग करती है, क्योंकि थ्रू दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर रिवर बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और नॉट। क्योंकि मैं बता सकता हूं कि कोई पर्टिकुलर रिवर जो है इस कलेक्शन के अंदर है या नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है वो हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसलिए इसको हम सेट कहेंगे। जैसे मैंने डिसाइड कर दिया कि ये जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ई है और ये जो है वो बिलोंग्स टू ई है। तो ये फायदा रहता है सेट बिल्डर फॉर्म का। एक और देखिए, ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल यदि मैं लेता हूं तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो क्यू था वो था सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर्स है उनका कलेक्शन। लेकिन जो रेशनल नंबर्स के कलेक्शन को यदि हम लिस्ट आउट करने लगूं तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर्स को मैं ऐसे कोमा लगाकर नहीं लिख सकता जैसे कि मैं नेचुरल नंबर्स को लिख सकता हूं। यदि मुझे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिखना है तब तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसमें तो क्यू में तो जितने भी फ्रैक्शन है वो सब आएंगे। तो फ्रैक्शन में तो 1/2 भी आएगा, तो 2/3 भी आएगा, तो 2/7 भी आएगा, तो 5/4 भी आएगा। तो इसमें किस किस को छोड़ेंगे, किस किस को लिखेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको जो यदि मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या हो गया कि नॉट पॉसिबल, एक तरह से देखा जाए तो ये नॉट पॉसिबल हो गया है। यानी कि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कौन कौन से एलिमेंट लिखूंगा और कौन से छोड़ूंगा, कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा। यहाँ पर 2/3 भी हो जाएगा, हो सकता है माइनस हाफ भी तो आएगा, वो कहाँ जाएगा। इसी तरह से -5.7 भी तो होगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो किसको लिखें किसको छोड़ें। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम जो है वो हम रोस्टर फॉर्म में ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका तरीका क्या हुआ, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम बहुत आसान तरीके से लिख देंगे एक्स सच दैट, अब उस एक्स की प्रॉपर्टी बता देंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या बताएंगे, हम कह देंगे कि जो एक्स है वो p/q की फॉर्म में होना चाहिए, और फिर ये भी कह देंगे कि जो p और q है दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो बिलोंग्स टू जेड बोल देंगे। बिलोंग्स टू जेड का मतलब हुआ कि p और q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स, जो पूर्णांकों का समुच्चय है, उसी के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो p और q इंटीजर होने चाहिए। तो p एंड q आर इंटीजर्स को बोलेंगे p एंड q बोथ बिलोंग टू z। दूसरा ये शर्त भी हम लगा देंगे कि q इज नॉट इक्वल टू z। ये जो रीजन डिनोमिनेटर है दिस मस्ट नॉट बी 0। यदि हम ये लिख देते हैं तो इस तरह से जो लिखना है वो ये बता देगा कि ये जो है, ये जो कलेक्शन है ये रेशनल नंबर का कलेक्शन ही हुआ, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल दोज एक्स विच आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी। यानी कि वो p/q की फॉर्म में होगा और p और q इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट 0। तो देखिए यहाँ हमने मिनिमम जो है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ हमने एक भी इंग्लिश का वर्ड काम में नहीं लिया है, सब कुछ मैथमेटिकल टर्म्स और मैथमेटिकल सिंबल्स काम में लेकर हमने इस सेट को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो कलेक्शन है इस तरह का जो लिखते हैं ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। दूसरा इसमें एक चीज और है कि जो हम कलेक्शन हम करते हैं, जैसे कि हमने किया यहाँ पर कलेक्शन AEIOU, एक जगह और होगा AEIOU, ये कलेक्शन है। यदि इस कलेक्शन में मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लो A लिख दिया, फिर O लिख दिया, I लिख दिया, फिर U लिख दिया और फिर E यहाँ लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर जो है वो कोई मैटर नहीं करता है, इसमें जो है उन्हीं को यहाँ लिख दिया। यदि मैं मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डबल लिख देता हूँ तो वो हम लिखते नहीं है नॉर्मली। ये वाला तरीका है वो हम फॉलो करेंगे नहीं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे। यानी कि इसमें हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को लिखेंगे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि मैं, एक क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड, मान लो कोई वर्ड है जैसे स्कूल है SCHOOL, इसके जितने भी हमारे पास जो लेटर है जिससे ये स्कूल वर्ड बना है, उन सभी लेटर्स का अगर कलेक्शन करें और उस कलेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा कि इसमें S भी है, C भी है, H भी है, O भी है, लेकिन O 2 बार है, 2 बार हमें लिखना नहीं है। जैसे मैंने A को यहाँ 2 बार लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है, भिन्न भिन्न जो अवयव है या एलिमेंट्स है, उन्हीं को हमें लिखना है, तो ये L ही लिखेंगे।
तो ये जो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड जो है SCHOL, यदि मैं ऐसे लिख भी देता हूं तब भी ये दोनों कलेक्शन सेम ही कहलाएंगे। यानी मान लीजिए मैंने लिख भी दिया, नो प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए मैं लिख भी देता हूं तो ये भी जो है ये सेम ही कहलाएगा। यानी ये कलेक्शन और ये कलेक्शन दोनों सेम कलेक्शन कहलाएंगे। तो इस तरह से भी हम समझ लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे छोटे। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस का कलेक्शन हमें लिखना है। तो वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो पहले इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो x² + x - 2 = 0 जो ये इक्वेशन है इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं और इसके जो रूट्स है या सॉल्यूशन है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका तरीका होगा कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो ये जो -2x² आ रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से x² और -2 को इसके हम 2 फैक्टर करेंगे और इस तरह से करेंगे कि मिडिल टर्म आ जाए ऐड करने पर। तो यहाँ एक लिखूंगा मैं +2x, एक लिखूंगा -x। तो +2x और -x को यदि मैं ऐड करता हूँ तो +x आ रहा है। ऐड करने का मतलब हुआ चूंकि ये अपोजिट साइन है तो हमें इनका डिफरेंस करना पड़ रहा है, तो यहाँ x आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर -2x² आ रहा है। तो मैं मिडिल टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ x² + 2x - x - 2 = 0 और फिर इसके मैं 2 के पेयर बनाकर आराम से फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए ये इसके फैक्टर हो रहे हैं और ये आ जाएगा x + 2 × x - 1 = 0। तो आइदर x + 2 = 0 और x - 1 = 0। यदि x + 2 = 0 तो x = -2 और यहाँ आ जाएगा x = 1। तो यहाँ हमारे पास 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, -2 और 1। तो यहाँ जो सेट है वो सेट क्या हो गया है, एक इस सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे, एक तो हो गया -2 और दूसरा हो गया 1। तो -2 और 1 ये इसके 2 जो है सॉल्यूशन है। तो उन दोनों सॉल्यूशंस को यदि हम ऐसे कॉमा लगा कर लिख देंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो सेट = -2, 1। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, यानी उसकी प्रॉपर्टी बता रखी है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर और x² इज लेस देन 40 है। तो अब इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं ही होती है। तो x एक नेचुरल नंबर है और जो भी इस शर्त को पूरा करता है, यानी ऐसा x जो इस शर्त को पूरा करता है, ऐसा नेचुरल नंबर जो इस शर्त को पूरा करता है, वो सारे नेचुरल नंबर्स इस कलेक्शन में हैं। तो इसके आधार पर हम उन सभी नेचुरल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उन्हें लिस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो वो रोस्टर फॉर्म हो गया है। तो हम देखते हैं कौन कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम एक एक करके नंबर लेते जाते हैं। जैसे 1 लिया तो 1² इज लेस देन 40, तो 1 भी इस कलेक्शन में है। 2² इज लेस देन 40 भी ठीक है। 3² इज लेस देन 40 भी ठीक है, क्योंकि 9 इज लेस देन 40 होता है। और 4² इज लेस देन 40 भी ठीक है। और 6² इज लेस देन 40 भी ठीक है। 7² इज लेस देन 40, ये तो 49 है, ये 40 है तो गलत हो गया। 7² इज नॉट लेस देन 40। और इसी तरह से मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे भी डेफिनेटली यही मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि केवल 1, 2, 3, 4 और एक 5 भी हो गया। 5² इज लेस देन 40, क्योंकि 25 लेस देन 40 होता है। 6² 36 भी लेस देन 40। तो यहाँ तक जो है हमारे पास जो है ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और इसके बाद में आगे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसके बेसिस पर हम जो है उन नेचुरल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। और उन सबका जो कलेक्शन है वो कलेक्शन जो है, मान लीजिए उस कलेक्शन को मैं सेट ए नाम दे देता हूँ। तो उस सेट ए में कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। एक तो 1 है, एक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये सारे जो नेचुरल नंबर्स है वो इसको इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर्स है उन सबका कलेक्शन ही आंसर हो गया है। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं। राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार ये जो है इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी एक्स की जिसके बेसिस पर ये सारे एलिमेंट्स
ये सारे नंबर जनरेट हो जाएं, सारे नंबर्स बन जाएं। तो ये हम देख रहे हैं ये सारे नंबर है, ये जो नंबर है इस कलेक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो कलेक्शन है वो वास्तव में पहला तो 1 है, दूसरा जो 2 है वो 4 है, वो 2 स्क्वायर है, तीसरा जो 9 है वो 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, इस तरह से है, और ये 1 स्क्वायर है। इस तरह से नंबर है हमारे पास। अब ये जो सेट ए है, इस सेट ए के जो आप यहाँ एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो ये जो जितने भी नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर करने से ये आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पर इस सेट ए को यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और जहां अब इस n के बारे में कह दूंगा कि n एक नेचुरल नंबर है, तो n कोई भी नेचुरल नंबर लेते जाएंगे यहां और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो x बनेगा। तो सेट a इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x विच इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। तो ये जो लिखूंगा उसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख दिया है। इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हम देखें इस पैटर्न की स्टडी करके कि ये नंबर किस तरह से बन रहे होंगे। तो डेफिनेटली यदि मान लीजिए यहाँ देखिए 1/2 है, 2/3 है, तो सभी नेचुरल नंबर है, और जो अपर जो न्यूमरेटर में जो अंश में जो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है और जो हर में नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें 1 का डिफरेंस है, यानी डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन दी न्यूमरेटर, ऐसा है। तो इसके बेसिस पर जो है हम लिख सकते हैं सभी नेचुरल नंबर भी है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि मान लीजिए इस सेट का जो है उसको नाम दे देते हैं कि ये जो सेट है वो सेट ए है, और इसमें जो नंबर है वो किस तरह के हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू, किस तरह के हैं कि ऊपर भी नेचुरल नंबर है, नीचे भी नेचुरल नंबर है, लेकिन नीचे का नेचुरल नंबर इंडिपेंडेंट नहीं है, ऊपर जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ने से नीचे का नंबर मिल रहा है। तो इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। लेकिन अब इस n के बारे में बताना पड़ेगा कि n क्या है। हम बोलेंगे कि n एक नेचुरल नंबर है। दूसरा, लेकिन अगर n नेचुरल नंबर तो n की वैल्यू 1 भी हो जाएगी, 2 भी हो जाएगी, 3 भी हो जाएगी, 4 भी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी, 6 भी हो जाएगी, 6 के बाद में भी हो जाएगी। तो 6 के बाद में तो यहाँ है ही नहीं, 6 के बाद अगर 7 लिखूंगा तो 7/8 भी आएगा यहाँ, तो इसके बेसिस पर तो। लेकिन 7 हमें लिखना नहीं है, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो n है उसकी क्या खासियत है। हमें बताना पड़ेगा कि n जो है वो 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। तो n 7 से छोटा होना चाहिए, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसे जितने भी n है यदि हम यहाँ लिखते जाएं तो उसके बेसिस पर जो x जनरेट होगा, x जो बनेगा, ऐसे सारे x का कलेक्शन सेट A है। तो डेफिनेटली ये इसी सेट को वापस जो है वो जनरेट करेगा, ये सेट ही बनेगा। क्योंकि मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, क्योंकि 1 इज लेस देन 7 होता है, तो 1 रखूंगा तो 1/1 प्लस 1, यानी ये पहला एलिमेंट मिलेगा। अगर n की जगह 2 रखता हूँ, 2 इज लेस देन 7 बिल्कुल सही है, तो 2 एक नेचुरल नंबर भी है, 2 लेस देन 7 भी है, तो 2 यहाँ रखूंगा तो 2/2 प्लस 1 यानी कि 2/3 मिलेगा। इसी तरह से जो बाकी नंबर है वो भी हमें इस तरह से मिलते जाएंगे। तो ये जो है, ये जो सेट है, ये सेट इससे जनरेट हो रहा है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये सेट ए जो है वो हमने इसको, इस कलेक्शन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि n/n प्लस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन 7। ये भी एक तरीका होता है, x ना बोलकर हम डायरेक्ट ही ऐसे कह देते हैं बहुत बार, ये भी ठीक है। इसमें भी हम क्या बता रहे हैं कि n एक नेचुरल नंबर है और वो 7 से छोटा है। तो अगर n नेचुरल नंबर है, 7 से छोटा है, तो ऐसी जितनी भी संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं को ये हम बनाते लिखते जाएंगे, तो हमारे पास ये डिफरेंट नंबर्स जनरेट होंगे और यहीं तक जनरेट होंगे डेफिनेटली, क्योंकि n इज लेस देन 7 है। तो इस तरह से जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। तो आज आपने सेट समझा कि सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और सेट को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, और जरूरत के हिसाब से हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों ही काम में लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।